दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र की 288 सदस्यों की विधानसभा के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को नतीजे आपके सामने आ जाएंगे कि सरकार किसकी बनी, महाविकास आघाड़ी की बनी या महायुति की बनी। कागजों पर महाविकास आघाड़ी बहुत आगे दिख रही है, बहुत भारी दिख रही है, लेकिन कागजों के समीकरण कई बार ऐसा होता है कि कुछ मौकों पर वास्तविकता में काम नहीं आते। कई बार कागजों के समीकरण धरे के धरे रह जाते हैं। लेकिन बात आज हम कर रहे हैं महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन की, वो इलाका जो महाराष्ट्र में सबसे पिछड़ा हुआ है, वो इलाका जो अपने पिछड़ेपन के बावजूद राजनीतिक रूप से बहुत उर्वर जमीन मुहैया कराता है, और वो इलाका जहां जीतने वाला ही मुंबई पर जाकर शासन करता है, महाराष्ट्र में सरकार बनाता है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? महाराष्ट्र का गठन 1960 में हुआ। मुंबई प्रांत के विभाजन के बाद गुजरात और महाराष्ट्र नाम के दो राज्य 1960 में अस्तित्व में आए और 1962 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। उस पहले चुनाव से लेकर 2019 के चुनाव तक के आंकड़े आप देखें, जो विदर्भ में सिकंदर साबित हुआ उसी ने सरकार बनाई। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। 2014 और 2019 की विधानसभा सीटों के आंकड़े आपके सामने रखता हूं, और ये आंकड़े रखने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने सरकार चाहे 5 साल की बनाई हो या 80 घंटे की बनाई हो, विदर्भ ने ही उनकी सरकार बनवाई। विदर्भ की ताकत के बूते ही वो मुख्यमंत्री बने। कैसे बने? तो महाराष्ट्र में 288 सदस्यीय विधानसभा है, 288 मेंबर की असेंबली है, और उसमें से 62 सीटें, जी हां 62 सीटें विदर्भ में है। और विदर्भ की ये सीटें आमतौर पर एक तरफा जाती हैं, ज्यादातर मौकों पर एक तरफा जाती है, और जिसके पक्ष में एक तरफा जाती है सरकार उसकी बनती है। पिछली बार हंग असेंबली इसलिए आ गई क्योंकि विदर्भ एक तरफा नहीं गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 122 सीटों तक विधानसभा में 2014 में पहुंची थी, उसमें विदर्भ से कितनी सीटें मिली थी? विदर्भ की 62 सीटों में से 44 सीटें, जी हां, विदर्भ की 62 में से 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के असेंबली इलेक्शन में जीत ली थी। अब 2019 को देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी 106 पर आकर गिर गई, बमुश्किल 100 के आंकड़े को छू पाई थी। ऐसा कैसे हुआ? 16-17 सीटें कम जीती थी, लेकिन विदर्भ में ही 15 सीटें बीजेपी की कम हो गई। भारतीय जनता पार्टी विदर्भ की 62 सीटों में जो 44 पर 2014 में थी, वो वहां से 2019 में गिरकर 29 सीटों पर आ गई, सीधे 15 सीटों का नुकसान। और विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई के कुछ इलाके, उत्तरी महाराष्ट्र का खानदेश का इलाका, इधर से कुछ छिटपुट सीटें बीजेपी लाती है, और ज्यादातर सीटें जो थोक भाव में भाजपा को सीटें मिलती है, जो बीजेपी की ताकत रही है, वो ताकत कहां से रही है? विदर्भ से। और ये ताकत ध्यान रखिए इसलिए नहीं रही क्योंकि विदर्भ के नागपुर शहर में ही संघ का मुख्यालय है। जी नहीं, संघ मुख्यालय होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी वहां पर कभी जड़ नहीं जमा पाई। 2024 के लोकसभा चुनाव का आंकड़ा आपके सामने है। 10 लोकसभा सीटों में से केवल 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत पाई। एक नितिन गडकरी की नागपुर की सीट और दूसरी अकोला की सीट बीजेपी जीत पाई। लेकिन विदर्भ की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? और प्लान 168 जो बीजेपी का चल रहा है, जी हां, प्लान 168, उसकी चर्चा आज हम क्यों कर रहे हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। प्लान 168 जो बीजेपी का फिलहाल दिखाई दे रहा है, अगर शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने उसकी काट नहीं निकाली, उसका तोड़ नहीं निकाला, अगर बीजेपी के उस प्लान को फेल नहीं किया, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि बाजी हाथ आते आते कहीं हरियाणा की तरह निकल ना जाए। और इस प्लान 168 में विदर्भ की बहुत बड़ी भूमिका है। कैसे है प्लान 168 में विदर्भ की भूमिका? उसकी चर्चा के पहले महाराष्ट्र की राजनीति में विदर्भ की ताकत को राजनीतिक दलों के परिप्रेक्ष्य में, उनके कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं। विदर्भ एक ऐसा इलाका है
जहां बाला साहब ठाकरे का प्रभाव भी कम रहा है और शरद पवार का भी प्रभाव कम रहा है। महाराष्ट्र की सियासत के दो सबसे बड़े चेहरे पिछले 50 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में जिन दो चेहरों की छाप रही, एक चेहरा शरद पवार का और दूसरा चेहरा बाल ठाकरे का। आज की तारीख में कहें तो एनसीपी शरद चंद्र पवार और शिवसेना यूबीटी, इन दोनों का प्रभाव उस इलाके में उतना नहीं रहा है जितना कि पश्चिम के इलाकों में रहा है। और इसी वजह से यहां की चुनावी लड़ाई अक्सर कांग्रेस बनाम भाजपा में सिमट जाती है। कांग्रेस ने लोकसभा में दर्जन भर सीटें जीती, ज्यादातर सीटें विदर्भ से। भारतीय जनता पार्टी 23 लोकसभा सीटों से गिरकर 9 पर आ गई, सिंगल डिजिट में आ गई, ज्यादातर नुकसान विदर्भ से। और कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें जो महाविकास आघाड़ी में दी जा रही है, स्वाभाविक है विदर्भ में उसकी ताकत को देखते हुए सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस पार्टी को लड़ने के लिए दी जा रही है। सीएम का चेहरा भले ही कांग्रेस पार्टी का होगा या नहीं होगा, वो बाद में तय होगा। वो चुनाव में संख्या बल के आधार पर तय होगा, जिसकी जितनी संख्या भारी सीएम उसका होगा अंत में। तो ये चुनाव के बाद तय होगा कि महाराष्ट्र में अब नाना पटोले बनेंगे मुख्यमंत्री, उद्धव ठाकरे बनेंगे मुख्यमंत्री या सुप्रिया सुले बनेंगे मुख्यमंत्री। ये चुनाव के बाद तय होगा। लेकिन मुख्यमंत्री किसका होगा, महाविकास आघाड़ी का होगा या नरेंद्र मोदी की महायुति या एनडीए जिसे कहते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, उसका होगा, ये तय करने में विदर्भ की भूमिका होगी। तो विदर्भ की जो भूमिका होगी, उस विदर्भ की भूमिका में जो 62 सीटें हैं वो अलग अलग सोशल ग्रुप प्रभावित करने की स्थिति में है। कैसे प्रभावित करने की स्थिति में है और कैसे उस पर नरेंद्र मोदी की भी नजर है, यह भी देख लीजिए। और यह देखने के पहले मैं आपको याद दिला दूं, पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय का वोट कितना महत्वपूर्ण वोट बैंक है, यह टीएमसी भी जानती है और बीजेपी भी जानती थी। और उस कोरोना की दूसरी प्रचंड लहर के दरमियान जब कोई राजनेता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं का दौरा नहीं कर रहा था, उस दौर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की यात्रा की, मतुआ समाज की सबसे बड़ी देवी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। लक्ष्य क्या था? एक ही लक्ष्य था, पश्चिम बंगाल के मतुआ समाज के वोटर्स को लुभाना। कुछ हद तक उन्हें कामयाबी भी मिली थी, पूरी तरह नहीं मिली थी। अब यह खेल महाराष्ट्र में कैसे चल रहा है? दरअसल विदर्भ की तकरीबन दर्जन भर सीटों पर ओबीसी में आने वाली यानी अन्य पिछड़ा वर्ग में आने वाली बंजारा समुदाय की का वोट, बंजारा समुदाय की एक जाति, वो दरअसल बड़ी भूमिका निभाती है दर्जन भर सीटों पर। बंजारा समुदाय का वोट कैसे हासिल किया जाए, इसके लिए उनकी जो एक बहुत ही पवित्र मंदिर है उनका, पोहरा देवी मंदिर, वहां पर प्रधानमंत्री पहुंच गए थे। बिना वोट के तो प्रधानमंत्री किसी को पूछे ना। दलित वोट चाहिए तो सिल्क का कुर्ता पहन के वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू लगाने पहुंच जाना। मतुआ समाज का वोट चाहिए तो कोरोना की प्रचंड लहर में बांग्लादेश पहुंच जाना। बंजारा समाज का वोट चाहिए तो पोहरा देवी के पवित्र मंदिर में पहुंच जाना। मतलब उस समाज के लोगों का कुछ भला हो या ना हो, उस समाज के लोगों की आर्थिक सामाजिक तरक्की हो या ना हो, लेकिन प्रतीकों की राजनीति में आजकल भारतीय जनता पार्टी के राजनेता काफी उस्ताद हो गए। यह कोशिश वहां की गई। ओबीसी वर्ग में आप देखें तो ज्यादातर ग्रुप भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले दिखते थे, अब उसमें वैसी स्थिति नहीं है। कुनबी समुदाय को कहीं ना कहीं लग रहा है कि कांग्रेस को यदि ज्यादा सीटें जिता दी गई तो क्या पता नाना पटोले ही मुख्यमंत्री बन जाए, जो उनके समाज के नेता माने जाते हैं, उसी समाज से आते हैं। पारंपरिक तौर पर भी वो समाज कांग्रेस पार्टी का वोटर रहा है। अब ओबीसी वर्ग में वहां जो एक तेली जाति है वो भी प्रभावशाली है। तेली जाति से आने वाले चंद्रशेखर बावनकुले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनकी वजह से तेली समुदाय का वोट, हालांकि एक लार्जर ग्रुप को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिरादरी को भी एक एक्सटेंडेड ग्रुप ही माना जाता है। तेली समुदाय का मूल घांची बिरादरी जो गुजरात में है, तेली साहू समाज का एक एक्सटेंडेड वर्जन माना जाता है। तो नरेंद्र मोदी और चंद्रशेखर बावनकुले की वजह से या पहले से भी तेली समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ मोटे तौर पर दिखता है।
लेकिन दूसरे दूसरे कई छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, उनके वोटों के लिए रस्साकसी जारी है। दलित वोटों के बारे में तो अब साफ हो चुका है कि प्रकाश आंबेडकर और आरपीआई के घटकों का बहुत प्रभाव नहीं है। अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे ही इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर सामने है। वो खुद दलित समुदाय से है। प्रकाश आंबेडकर की ताकत आप देख लीजिए कि 75 लाख से उनके वोट पूरे महाराष्ट्र में घटते घटते 15 लाख तक आ गए पिछले लोकसभा चुनाव में। इतनी ताकत घट गई और ये सारे वोट किधर शिफ्ट हुए? कांग्रेस के साथ साथ महाविकास आघाड़ी की तरफ। तो दलितों का पॉलिटिकल एफिलिएशन, उनका राजनीतिक झुकाव साफ साफ दिखाई देता है। ब्राह्मणों का राजनीतिक झुकाव साफ साफ दिखाई देता है। ट्रेडर्स का राजनीतिक झुकाव भी साफ साफ दिखाई देता है। ब्राह्मण और ट्रेडर्स मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ओबीसी वर्ग में कुणबी समुदाय की बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में महाविकास आघाड़ी के साथ दिखते हैं। मराठा समुदाय, स्वाभाविक है कि उनकी संख्या पश्चिम महाराष्ट्र जितनी नहीं है, कम है थोड़ी। वो पहले से ही परंपरागत वोटर बने हुए हैं। अब तो शरद पवार का चेहरा जिधर है, मराठी स्वाभिमान की बात जिधर है, मराठा अस्मिता की बात जिधर है, छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान की बात जिधर है, वो उनके साथ है। लेकिन ओबीसी वर्ग में छोटे छोटे ग्रुप है और इन्हीं पर सबकी नजर है। यही डिसाइड करेंगे कि कहां जाना है। और इसी के लिए बीजेपी का प्लान 168, जी हां, प्लान 168 जो अब तक एग्जीक्यूट करने की कोशिश हो रही है, उस प्लान 168 को यदि समय रहते महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले और पूरे गठबंधन ने उसका तोड़ नहीं निकाला, उसकी काट नहीं निकाली, तो संभव है कि हरियाणा जैसा भी कुछ विदर्भ में हो जाए। वो 168 क्या है? तो दरअसल पश्चिमी महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र और विदर्भ, ये दो ऐसे इलाके हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी की खास तौर पर नजर है। और इन दोनों इलाकों में मिलाकर बीजेपी अपने एक बड़े नेता के सहारे छोटे छोटे सामाजिक समूहों के साथ जुड़कर, अलग अलग संख्या वाली बिरादरियों के साथ जुड़कर 168 बैठकें, 168 मीटिंग्स कर चुकी है। भूपेंद्र यादव दिल्ली से पहुंचे। भूपेंद्र यादव लगातार बैठकें कर रहे हैं। और ये मोडस ऑपरेंडी कैसा है, किस तरह से काम हो रहा है? ये दरअसल उत्तर प्रदेश में 2013 में और 2016 में जो हुआ, 2013 में जब अमित शाह प्रभारी बन के गए, अमित शाह के साथ अटैच किए गए भारतीय जनता पार्टी के एक ईबीसी, अति पिछड़ा समुदाय से आने वाले नेता, पढ़े लिखे नेता रामेश्वर चौरसिया, यूपी बॉर्डर के इलाके से, बिहार से रहने वाले हैं। उनको सह प्रभारी बनाकर जोड़ा गया। और फिर यूपी में यह काम शुरू हुआ कि कैसे समाजवादी पार्टी की राजनीति को कमजोर किया जाए। एक तरफ ध्रुवीकरण की कोशिश, दूसरी तरफ छोटे छोटे सामाजिक समूह जो एक बिरादरी के तौर पर बहुत ज्यादा नहीं होते, लेकिन 8, 10, 15 बिरादरियों को मिलाकर हर गांव में उनके 100, 150 वोट हो जाते हैं। उन सब सामाजिक समूहों को एक साथ जोड़ने की कोशिश यूपी में की गई, जिसको कहा गया कि अति पिछड़ा वर्ग को जोड़ा जा रहा है। तो उनको जोड़ने की कोशिश की गई। और उत्तर प्रदेश का चुनावी नतीजा आपने देखा 2014 में 80 में 73 सीटें बीजेपी और उनके सहयोगियों को, विधानसभा में 403 में 325 सीटें बीजेपी और उनके सहयोगियों को, 80% बहुमत विधानसभा में। यही कोशिश महाराष्ट्र में चल रही है कि जिन कम्युनिटी की, जिन बिरादरी की पॉलिटिकल लाइन क्लियर नहीं है, जहां एक ग्रे एरिया दिखाई देता है कि उनको अपने साथ जोड़ने की कवायद की जाए तो शायद वो जुड़ सकते हैं, उनके लिए स्थानीय स्तर पर 168 बैठकें हुई है। अब तक 168 सिर्फ 2 रीजन में हुई है, विदर्भ और पश्चिमी महाराष्ट्र। 80 के करीब बैठकें विदर्भ में की गई है। ऐसी सोचिए, 62 सीटों के लिए 80 या 80 से ज्यादा बैठकें विदर्भ में की गई है। लेकिन महाविकास आघाड़ी क्या इस पर देख रही है, ध्यान दे रही है? यह बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए है, जो लोग क्रिकेट देखते होंगे उन्हें पता होगा कि सिर्फ वीरेंद्र सहवाग की आतिशी बल्लेबाजी से मैच नहीं जीते जाते। वीरेंद्र सहवाग की आतिशी बल्लेबाजी के अलावा, आक्रामक बल्लेबाजी के अलावा
एक एक दो दो रन के स्ट्राइक रोटेट करने वाले बैट्समैन की भी जरूरत होती है, तब जाकर रनों का पहाड़ खड़ा होता है। इस तरह से पूरी टीम बनती है, पूरे टीम का कंपोजिशन बनता है। महाविकास आघाड़ी के साथ मोटे तौर पर क्या दिखता है? डोमिनेंट मराठा समुदाय महाविकास आघाड़ी के साथ, कुणबी समुदाय महाविकास आघाड़ी के साथ, अल्पसंख्यक समुदाय जाएगा कहां? उसे महाविकास आघाड़ी के साथ ही रहना है। दलित समुदाय महाविकास आघाड़ी के साथ। तो ये मोटे तौर पर जो वोटर्स के बड़े चंक हैं, बड़े ग्रुप्स हैं, वो दिखते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे चंक जिनको आप सामूहिक रूप से देखें तो एक बहुत बड़ा वोटर समूह बनता है। भारतीय जनता पार्टी वहां पर टारगेट कर रही है। वही काम उसने हरियाणा में किया, वही काम उसने यूपी में किया, वही काम वो गुजरात में भी करती रही, वही काम वो दूसरे इलाके में भी करती है। यही काम महाराष्ट्र में चल रहा है। और जब महाराष्ट्र में यही काम चल रहा है और ये 168 यानी 168 की जो मैंने बात की, दरअसल वो ऐसे ही छोटे छोटे स्प्लिंटर ग्रुप्स की 168 मीटिंग भूपेंद्र यादव स्थानीय स्तर पर बैठकर ले चुके हैं। और ये मीटिंग अभी और हो सकती है कुछ, और जहां मीटिंग ली गई है वहां लगातार बीजेपी अपना काम कर रही है। क्या इस पर महाविकास आघाड़ी की कोई नजर है? क्योंकि इन वोटर्स का ग्रुप ये डिसाइड करेगा कि विदर्भ में महाविकास आघाड़ी 50 के आंकड़े को पार करती है कि नहीं। और अगर विदर्भ में महाविकास आघाड़ी 50 के आंकड़े को पार कर गई तो तय मानिए महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी 200 के आंकड़े को छू देगी, 200 आंकड़े को पार कर जाएगी। ये आज की राजनीतिक हकीकत है। और आज चर्चा हमने विदर्भ की इसलिए की क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार बनाने में विदर्भ की बहुत बड़ी भूमिका है। और ये बात महायुति से लेकर महाविकास आघाड़ी तक, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से लेकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी से लेकर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले, राहुल गांधी तक इस बात को जानते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे तक इस बात को जानते हैं कि विदर्भ की राजनीतिक ताकत कितनी बड़ी है। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। शरद पवार महाराष्ट्र में 100 विधानसभा सीटों की संख्या को अपने चरमोत्कर्ष के दौर में भी एनसीपी बनने के बाद कभी छू नहीं पाए। क्यों नहीं छू पाए? विदर्भ में उनकी पार्टी कमजोर थी, चेहरा बड़ा था, पहचान का संकट नहीं था, लेकिन सामाजिक समीकरण विदर्भ में बहुत मजबूत नहीं थे। लिहाजा 3 अंकों में एनसीपी कभी पहुंच नहीं पाई विधानसभा में। ये हकीकत है। लेकिन आज बात महाविकास आघाड़ी के लिए 3 अंकों की नहीं, बहुमत और 200 सीटों के आंकड़े को लेकर हो रही है। और इसके लिए विदर्भ महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।